Hello everyone, welcome to Maluka IS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about India and UAE relations. So UAE means United Arab Emirates. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. So first of all Maluka IS आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं और 34 इसमें प्रीलिम्स और 30 मेंस के और काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको ये अवेलेबल है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ. इंडिया एंड यूएई. ठीक है, यूएई मींस दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मिडल ईस्ट में कंट्री है. इनके बीच में साइन हुआ है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट. ठीक है, आइए जानते हैं इसको कि क्या होता है. तो अभी रिसेंटली जो है वो भारत के विजिट पे हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान. ठीक है, सो दिस द क्राउन प्रिंस ऑफ द अबू धाबी. अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई. काफ़ी फेमस शहर भी है. आपने दुबई का नाम सुना होगा. सो दुबई बेसिकली यूएई का ही एक पार्ट है. यूएई जो कि 7 स्टेट्स इसमें हैं. ठीक है, जिसमें से एक के क्राउन प्रिंस कौन है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहलान. थोड़ा सा नाम याद करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, बट लेकिन फिर भी याद हो सकता है. राइट. सो नेक्स्ट ये है शेख मोहम्मद और साथ में नरेंद्र मोदी जी. तो ये दिल्ली के विजिट पे हैं आजकल. तो इनके बीच में ये डील साइन हुआ है. अब चलिए, एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बीच में. और ये हुआ है भारत की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सरकारी क्षेत्र की कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जिसको एनपीसीआई के नाम से हम जानते हैं. दूसरा एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है. तो इन्होंने आपस में बात की है कि ये लोग न्यूक्लियर एनर्जी के एरिया में भी काम करना स्टार्ट करेंगे. सो आपको पता ही होगा भारत न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है. हमारे यहाँ पे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम काम कर रहा है और इसके साथ में काफ़ी सारे हमारे ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं. राइट. तो इसके साथ में ये जो एग्रीमेंट हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है ये एनर्जी सेक्टर के लिए. इसके साथ अगर इंडिया यूएई रिलेशंस की बात करें तो यूएई के साथ हमारी जो रिलेशन है वो सिविलाइजेशन लिंक्स हैं. पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी या साथ में इराक सीरिया के आसपास मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन थी. तो यूएई एक ऐसा सेंटर था जिस सेंटर के पास आपको, ठीक है, वाटर बॉडीज मिलेंगी. वहाँ से शिप्स वगैरह आया जाया करते थे. शिप जब वहाँ से चलते थे तो बीच में ट्रेड जो था वो अरब्स का ट्रेड. तो अरब एक तरह से बीच में आते थे. तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अरब एक तरह से क्या करते थे कि वो मिडल मैन की तरह काम करते थे. इंडिया से कई चीज़ें खरीद लेते थे, जाके वो यूरोप में जाके बेच देते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए. तो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं. इसके साथ में मैरीटाइम ट्रेड के रिलेशंस हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स पे अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा है. भारत का ये बहुत सारी आबादी जो है वो अरब कंट्रीज़ में रहती है. अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख भारतीय अरब देशों के अंदर जा कर के काम करते हैं. ठीक है, और वहाँ से जो पैसा भारत में कमा के भेजते हैं जिनको हम रेमिटेंसेस कहा जाता है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में है. तो एक तरह से भारत का काफ़ी इंटरेस्ट इन एरियाज़ में है. दूसरा, हमारी जोग्राफिकल बेसिकल देखें तो भारत और यूएई जो है ये काफ़ी पास है. जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. हिस्टोरिकल लिंक्स तो हैं और यूएई भी जो है वो मॉडर्न लाइंस पे अब डेवलपमेंट कर रहा है. तो भारत भी चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को वो मॉडर्नाइज करे, डिफेंस को मॉडर्नाइज करे. ठीक है, और जो हमारे चैलेंजेस हैं वो भी कुछ कॉमन चैलेंजेस अरेबियन सी और इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं. तो आइए इन्हीं रिलेशंस के ऊपर आगे बात करते हैं. तो फर्स्ट हिस्ट्री में यही है कि स्पेसिफिकली अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये रिलेशन यूएई का जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर पाकिस्तान को देखने को मिला है कश्मीर इशू के ऊपर. लेकिन धीरे धीरे जो ये चीज़ें थी वो धीरे धीरे कम होती हैं. तो कुछ देर बाद जाकर के इंदिरा गांधी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो मई 1981 के आसपास, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करती हैं कंट्री का. और कंट्री का विजिट जो है वो उसके बाद अगला जो विजिट आता है दैट इज़ अगस्त 2020, अगस्त 2015 के आसपास. तो ये जो अगस्त 2015 के आसपास का फिर जो अगला विजिट होता है वो हमारी एक तरह से बताता है कि हमारे जो फॉरेन इंटरेस्ट है इस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा है.
तो ये जो विजिट है वो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे किया था, फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे गए थे। उसके बाद जितने भी विजिट हुए हैं वो लगातार विजिट्स देखने को मिले। तो इसमें बायलेटरल रिलेशनशिप हमारा अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, ठीक है, उनके साथ ये एलिवेट हुआ है, बड़ा है। और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी क्या करके रखा है, ये हमारे बीच में साइन हुआ है। इस लेवल तक हम गए हैं, बात यहाँ पे चल रही है इस लेवल की भी। उसके साथ में देखा जाए तो अगर थोड़ा सा एक नज़र दिया जाए पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, तो पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो 2015 अगस्त में विजिट होता है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे 2016 में, तो यहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी और उनके डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म्ड फोर्सेस ये एक स्टेट विजिट पे भारत आते हैं। उसके बाद जनवरी 2017 में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हैं, उनके डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर जो है, ये फिर से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आते हैं, विजिट करते हैं, एज अ गेस्ट के फॉर्म में आते हैं, चीफ गेस्ट की फॉर्म में। फिर फरवरी 2018 में सेकंड विजिट जो है वो यूएई को कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने। टाइम गैप बहुत छोटा है यहाँ, 2015 अगला 2018, देन अगेन जो है वो यूएई को विजिट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने, ठीक है, 2019 में। उसके बाद ये रिलेशंस लगातार ही स्ट्रॉन्ग होते गए हैं, ठीक है। तो कई बार ये भी होता है कि मोदी जी सुबह उठते हैं और सीधा यूएई पहुंच जाते हैं। तो इसमें दोनों कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, ट्रेड भी हमारा काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड के मामले में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन है। तो इसके बीच में ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। 10 एजेंडाज हैं, दैट इज ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, कस्टम, और इसके साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल ट्रेड, तो इसमें काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे 26 बिलियन के जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, अब ये करेंटली जो है वो सब्जेक्टेड टू द 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बाय द यूएई। तो इनमें भी अगर आप देखोगे तो यूएई का काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर चल रही है, और भारत की कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं यूएई के अंदर, राइट। तो इस एग्रीमेंट के अंदर कोशिश यही है कि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो। अब ये लोकेट कहाँ करता है, तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिस एरिया इज बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो एक साइड यहाँ पे ओमान है, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। और सामने आप देखोगे ये ईरान का पार्ट है, ठीक है। तो ईरान में भारत एक पोर्ट भी बना रहा है, और पोर्ट उसके अंडर काम कर रहा है, दैट इज द चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस रखता है। और इसके साथ में यहाँ ये कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत। तो कुवैत के पास भी गैस के रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इधर जस्ट पड़ता है आपका यूएई, तो यूएई में ये दुबई वाला एरिया है, दिस इज द आबू धाबी। सो आबू धाबी इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और साथ में ही यहाँ पे कतर पड़ गया, दिस इज दी कॉल्ड एज द दोहा कतर, ठीक है। सो दोहा कतर इज आल्सो इम्पोर्टेंट एरिया, ठीक है। तो ऐसे में ये जो इसका एरिया है जिस वाटर बॉडी के साथ ये लगता है यूएई, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। या ऐसा कहें कि दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आसपास जो कंट्रीज हैं, इधर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सामने इधर कतर, अबू धाबी, ओमान, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड कुवैत, राइट। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ही देखने को मिलती है, लोकेशन ही ऐसा। लोकेशन वाइज अगर देखें तो कॉमन इंटरेस्ट है, और इस एरिया में पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो अभी रिसेंटली जो लड़ाई चल रही है वो इसराइल और हमास के बीच में है, तो बिल्कुल वो पास ही एरिया, वहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। कई बार तो यहाँ पे बीच में हाउदी रिबल्स हैं, उनके अटैक्स भी बीच में देखने को मिले हैं। तो इसके बीच में यहाँ कई कई बार क्या हुआ है कि आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट भी जो केरला से की जाती थी, तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया यूएई रिलेशनशिप का पार्ट यहाँ पे, दोनों की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बेसिस पे भी। और जो ये अरेबियन सी का एरिया है, इस अरेबियन सी और इंडियन ओशन में काफ़ी सारे
पायरेसी के इंसिडेंट्स भी होते हैं। पायरेसी मतलब कि जो समंदर के अंदर लुटेरे होते हैं, इनके पास हाई स्पीड बोट्स होती हैं और AK-47 से लेस होते हैं, तो कई बार ये क्या करते हैं कि मर्चेंट शिप जो होता है, उस मर्चेंट शिप को ये कैप्चर कर लेते हैं। तो उस केस के अंदर अगर अरेबियन सी और इंडियन ओशन में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगर यूएई और इंडिया मिलकर के इन दोनों की नेवीज अगर काम कर रही है, तो इस फॉर्म में ऐसे ऑपरेशंस और टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। हालांकि ये दोनों कंट्रीज समय समय पे बहुत सारी एक्सरसाइज भी करती है, जिसमें कि एक डेजर्ट साइक्लोन है जो कि आर्मी की है, और एक जायद तलवार है जो नेवल एक्सरसाइज है, और डेजर्ट ईगल स्पेसिफिकली की जाती है एयरफोर्स के केस में। तो मिलिट्री कोलैबोरेशन तो इन कंट्रीज के आसपास है। बाकी यूएई बड़े स्केल पे हमें, ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ये हमें क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, और भारत का तो मैक्सिमम क्रूड ऑयल बाहर से आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे, सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है ये इंडिया के लिए। तो अगर सिक्स्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल है तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में यूएई जो पैसा कमाता है उसमें से बहुत सारा पैसा वो भारत के अंदर इन्वेस्ट भी करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के अंदर देखें तो हमेशा से यूएई ने सपोर्ट किया है भारत की यू परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप को, कि पक्का सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट इनको सीट मिले, और UNFCCC के अंदर काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर लाइंस I2U2 के अंदर ये काम कर रहे हैं, और IMEC के अंदर भी ये लोग काम करते दिखे। इसके साथ में जो यूएई है, और इसके बीच में चाइना का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर के आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर यूएई के साथ हमारे रिलेशंस और इम्प्रूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चाइना को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा रीजनल ग्रुपिंग्स में, तो क्योंकि यूएई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस का भी है, और इसके साथ में गल्फ काउंसिल का भी मेंबर है, तो इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये हमारे लिए, राइट। तो हमारा एक अच्छा दोस्त हो सकता है। इकोनॉमिक रिलेशंस अगर देखें तो ट्रेड हमारा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, और दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके साथ में जो कल्चरल अगर देखें तो 3.3 मिलियन इंडियंस यूएई में वहाँ पे वो रहते हैं, और उसके अंदर जो एमिरेट्स वाला एरिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियन कल्चर को भी इंक्लूड है। काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ अरब के कंट्रीज़ के अंदर चलती है, शाहरुख खान काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, सलमान खान, ठीक है। इसके साथ में इंडिया जो है वो एक तरह से गेस्ट ऑफ ऑनर या अबू धाबी के जो इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 यहाँ भी देखने को मिला, राइट। उसके साथ इंडिया यूएई कमर्शियल रिलेशंस अगर आप देखोगे, 1970 में 180 मिलियन यूएसडी के आसपास ट्रेड था, लेकिन ये ट्रेड बढ़ता बढ़ता 100 बिलियन यूएसडी के पास पहुंच गया है 2020 में। जो 2016 में 60 के आसपास था, अब उसमें बहुत ज्यादा एकदम से उछाल आया है, ठीक है, क्योंकि विजिट हुआ है, विजिट के बाद ही ये चीजें हुई। अब इसमें इन्वेस्टमेंट्स में यूएई इन्वेस्टेड इन इंडिया, लाइक कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इंडस्ट्री, सर्विसेज, आईटी, इन सभी सेक्टर्स के अंदर 10 बिलियन यूएसडी के आसपास जो है वो यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। और वैसे ही इंडिया ने इन्वेस्ट किया यूएई में 70 बिलियन यूएसडी के आसपास, दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन, कमोडिटीज, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सर्विसेज। तो कई सारे भारत के स्कूल्स भी हैं जो बाहर जाकर के यूएई में जिन्होंने अपने सेंटर्स ओपन किए हुए हैं, वहां पे वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट हमें ये देखने को मिलता है। और फिनटेक यानी कि जो फाइनेंशियल टेक्निकल कॉर्पोरेशंस हैं या कंपनीज हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, करेंसीज इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। डॉलर और सॉरी, जो डॉलर के मुकाबले में अगर रुपी और दिराम जो यहाँ की करेंसी है, उनका आपस में कोलैबोरेशन हो, लोकल करेंसीज को भी एक तरह से देखा जाए, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पेसिफिकली जो एग्रीमेंट्स हैं वो और डीपन करें, ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए। लाइक ट्रेड बैरियर्स अगर कम होंगे तो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से इधर उधर हम लोग दे सकते हैं। इसके साथ फाइनेंशियल हमारा जो कंसर्न है यूएई को लेकर के, कि यूएई क्या करता है, ये पाकिस्तान को काफ़ी सारा जो पैसा है वो सपोर्ट की फॉर्म में देता है। जो पाकिस्तान में काफ़ी कम हो गए थे उनके फॉरेन रिजर्व्स, तो उस केस में USD 3 बिलियन जो थे वो यूएई ने दिए
2019 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। बट हमें लगता है कि कई बार पाकिस्तान क्या करता है, इस पैसे को वो अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि टेररिस्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। वो हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जो इंडिया का एक कंसर्न हमेशा रहता है यूएई के साथ। उसके साथ में एक कफाला सिस्टम है। कफाला सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो यूएई के लोग हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, कई कंपनीज होल्डर्स यहाँ से काफ़ी लोगों को लो वेजेस पे ले जाते हैं, उनको सैलरीज टाइम पे नहीं देते। साथ में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो उन लोगों के पासपोर्ट्स जब्त कर लिए जाते हैं, कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, वो भी नहीं दिए जाते। ना तो उनको पासपोर्ट देंगे, ठीक है, उनका वापस, ना तो उनको प्रॉपर छुट्टी देंगे, ना उनके सैलरीज प्रॉपरली देंगे। तो काफ़ी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है इस केस में, राइट। तो ये भी एक कफाला सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। चाइनीज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द यूएई, तो यूएई अगर आप देखोगे तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट चल रही है, लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है चेकबुक डिप्लोमेसी, जिसमें वो सीधा क्या करता है, ब्लैंक चेक देता है, साइन करता है, बोलता है जितने पैसे चाहिए भर लो, ठीक है, जितने लेने हैं ले लो। बाद में वो क्या बोलता है कि भाई जी मेरा पैसा वापस करो। अगर कोई कंट्री नहीं दे सकती तो उसका या तो आइलैंड ले लेगा, या उसकी लैंड ले लेगा, या फिर सिंपली कोई किसी प्रोजेक्ट के अंदर वो बड़ा हिस्सा मांग लेता है। तो ऐसा जो है वो पॉलिसीज चलती है। तो इसमें थोड़ा सा इंडिया के कंसर्न ये है कि चाइना यहाँ पे ऐसा ना कर पाए, ठीक है। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होते रहते हैं इस एरिया में। और इसमें स्पेसिफिकली ईरान को लेकर के, अरब नेशंस को लेकर के, ठीक है, इनमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में। और सऊदी अरेबिया, ईरान है, सऊदी अरेबिया बेसिकली सुन्नी डोमिनेटेड पीपल हैं, और जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड पीपल है। तो इनके बीच में भी कई बार, ठीक है, काफ़ी इश्यूज हैं। ओमान, यमन, ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ सिविल वॉर के क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जिससे दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दूसरा, यूएस जो है उसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, भारत वहाँ से कुछ इंपोर्ट भी करता है ऑयल वगैरह ईरान से। तो इससे भी कई बार जो रिलेशंस है, ठीक है, वो थोड़े से टेंस जरूर होते हैं, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और बेसिकली अगर देखें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें टेक्सटाइल कपड़े यहाँ से जाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, लेदर, फुटवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये हम मेनली क्या करते हैं, हम बाहर बेचते हैं। इसके साथ में यही है कि हम लोग गल्फ कॉरपोरेशन जो है, जिसका मीटिंग अभी हुआ भी था, जिसको जयशंकर जी ने उसको अटेंड भी किया है, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम एक साथ इन कंट्रीज के साथ में अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, ठीक है, तो इनके कॉमन मार्केट है और काफ़ी कस्टम्स का भी एक पूरा यूनियन है। अगर यूएई इनके साथ में काम कर रहा है तो हम यूएई अगर हमारा अच्छा दोस्त है तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा काफ़ी अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारी काफ़ी अच्छी वहाँ पे बात सुनी जा सकती है, राइट। इसके साथ में ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया की बात होती है, दैट इज द गाफ्टा एग्रीमेंट। यूएई हैज फ्री ट्रेड एक्सेस टू द मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट एंड मोरक्को। हमारे एक्सपोर्ट इनके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, इनके थ्रू हम बेच सकते हैं। तो इसके लिए ये बात चल रही है। और दूसरा, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए 2+2 डायलॉग, जैसा हम लोग यूएस और रशिया के साथ कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजिक डिफेंस और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद द यूएई विजन 2021, ठीक है, अपने सेक्टर्स को ओपन करना, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या कर रहे हैं, क्या विजन है हमारा उसको लेकर के। और हम लोग इकोनॉमिक विजन शेयर करते हैं, जियोपॉलिटिकल आउटलुक्स भी हमारी सेम है, नॉलेज ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, इन चीज़ों में काम किया जा सकता है, राइट। तो आज के लिए क्वेश्चन आपका ये कि एनालाइज द की डायमेंशंस फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, discuss the economic, strategic, and the cultural aspects of this relationship, assess their impact on India's foreign policy, regional influence. Additionally, identify the major challenges facing their relationship and propose strategies to enhance cooperation in the context of current geopolitical dynamics, ठीक है। तो ये मंथली मैगजीन है, टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025, ठीक है, फोकस्ड, जिसमें कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड है। सिर्फ 29 रुपीज़ में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में मीडियम मिल जाएगी आपको, तो इसको आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।